नमस्कार साथियों, हम आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 11वीं क्लास के रसायन का आंसर लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 11वीं के रसायन का प्रश्न पेपर अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन पेपर आप हमारे उस यूट्यूब चैनल से उस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आज हम उन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था वहाँ, जो कि 1 नंबर का था, आदर्श गैस समीकरण क्या है। तो हमने नवबोध बुक से पेज नंबर 398 में आदर्श गैस समीकरण खोज निकाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आदर्श गैस समीकरण, तो ये व्युत्पन्न करने की विधि बताई गई है। लेकिन जब आदर्श गैस समीकरण बोला जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा केवल 1 नंबर के प्रश्न में ये सूत्र है, PV = nRT। ये n मोल गैस के लिए है। यदि केवल 1 मोल हो तो PV = RT हो जाएगा। और इस समीकरण को ही आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जिसमें R जो है क्या होता है, अनुपातिक स्थिरांक होता है, तथा सर्वात्रिक गैस नियतांक इसी को ही हम कहते हैं। R का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका संख्यात्मक मान दाब और आयतन की इकाइयों पर निर्भर करता है। आपको केवल 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको लिख सकते हैं PV = nRT, या 1 मोल गैस के लिए PV = RT। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपका कौन सा एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होता है। कौन सा एंथैल्पी, तो यहाँ पर उसका आंसर लेकर के हैं, एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, तथा इसका मान क्या होता है साथियों, ऋणात्मक होता है। तो आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेतु ΔH का मान कैसा होता है। तो साथियों उसका आंसर हमने यहाँ पर बताया है। सबसे पहले ऊष्मा 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऊष्मा शोषी होगा या तो ऊष्मा छिपी होगा। तो ऊष्मा शोषी मतलब अवशोषण, ऊष्मा छिपी मतलब उत्सर्जन। तो यहाँ पर एंथैल्पी के बारे में बताया जा रहा है। एंथैल्पी एक क्या है, ऊष्मागतिकी शब्द है जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, तथा एंथैल्पी में परिवर्तन को ΔH से दर्शाते हैं। यदि ΔH धनात्मक है, ΔH का वैल्यू यदि क्या हो, धनात्मक हो, तो ऊर्जा क्या होगा, अवशोषित होगा। मतलब ΔH यदि प्लस में है तो जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी होगी। अवशोषित हो रहा है मतलब ऊष्मा शोषी होगी। और यदि ΔH ऋणात्मक है तो अभिक्रिया जो है क्या होगी, ऊष्मा छिपी होगी। और आपका क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि किस अभिक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा छिपी होता है। तो ΔH का मान जो है ऋणात्मक होगा, तब हम कहेंगे कि अभिक्रिया जो है ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को व्यंजक सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका व्यंजक भी बताना है और उसको परिभाषा सहित स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, न तो उत्पन्न की जा सकती है, और न ही उसे नष्ट की जा सकती है, परंतु इसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहा जाता है। इसके अन्य परिभाषाएं भी यहाँ पर दिया गया है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा निश्चित होती है, तथा किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। या और भी बोला जा सकता है, जब कभी ऊर्जा की कोई निश्चित मात्रा एक रूप से अदृश्य या विलुप्त होती है तो ऊर्जा की तुल्य मात्रा जो है दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। या ऐसी शाश्वत गति मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके। तो ये सभी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम है। अब इसको बोला गया है आपको व्यंजक सहित हल कीजिए। तो इसका व्यंजक सहित आपको स्पष्ट करने के लिए इसको मान लेना है कि
ऊष्मागतिकी का यह नियम विशुद्ध अनुभव पर आधारित है और किसी विद्युतीय पंखा के संचालन में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको मुख्य रूप से जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का व्यंजक निकालना है, तो हम सीधे व्यंजक पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम हेतु गणितीय व्यंजक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लेना है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U1 है तथा यह परिपार्श्विक से Q ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करता है। मतलब किसी अभिक्रिया में वो क्या कर रहा है, Q ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, मतलब ले रहा है। अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर कितना हो जाएगा, U1 प्लस Q हो जाएगा। पहले उसकी ऊर्जा U1 था, अब ये ले रहा है, इतना लेगा मतलब वो इतना बढ़ेगा, तो इतना बढ़ जाएगा। अब यदि निकाय या तंत्र पर W कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा अब बढ़कर हो जाएगी। अब भाई पहले इतना ऊष्मा था ही, इतना ऊर्जा था, अब और वो यदि W कार्य करे तो ये ऊर्जा जो है, ये कार्य भी उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W। मान लो कि ये सभी जो है किसके बराबर है, U2 के बराबर है, तब U2 बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W। इस U1 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 इक्वल Q प्लस W। और ये U2 माइनस U1 क्या है, U2 आपका मान लेते हैं अंतिम ऊर्जा है और U1 जो है प्रारंभिक ऊर्जा है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल U, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन या कुल किया गया कार्य Q प्लस W के बराबर होगा। और यही क्या है, प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक है जो आपको करना था। और ये तो प्लस में हुआ, तो इसके बारे में बताया गया है, यदि तंत्र पर कार्य किया गया है तो प्लस होगा, और यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जाए तो यही सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसके बारे में छोटा सा पॉइंट बताया गया है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल U, तंत्र को दी गई ऊष्मा Q प्लस तंत्र की पर किया गया कार्य W। और यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो ये W जो है किस में हो जाएगा, माइनस में। बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द्रव की बूंद हमेशा गोलाकार होती है, क्यों? तो इसका आंसर है, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव में अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि किसी द्रव के आयतन हेतु गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, द्रव के आयतन के लिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम होता है, अतः द्रव की बूंद गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। बस यही आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बॉयल का नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। तो बॉयल का नियम में आ जाते हैं। बॉयल क्या है, रॉबर्ट बॉयल ने सन 1662 में गैसों के आयतन व दाब के बीच स्थिर ताप पर संबंध का अध्ययन किया तथा नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोला जाता है, बॉयल का नियम कहा जाता है। अब ये जो नियम है वो दाब आयतन पर आधारित है या इनमें संबंध दर्शाता है, तो इसलिए इसका जो मुख्य परिभाषा है वो क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मतलब V दाब P के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब V व्युत्क्रमानुपाती 1/P हो जाएगा इस प्रकार से। और ये कब होगा, जब ताप और गैस की निश्चित मात्रा के लिए, ताप जब स्थिर हो और गैस की एक निश्चित मात्रा हो, तब V व्युत्क्रमानुपाती 1/P हो जाएगा। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा। यदि इस P को इधर पक्षांतर कर दें तो VP व्युत्क्रमानुपाती ऑफ 1, और यहाँ पर एक नियतांक से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उस नियतांक को नाम दे देंगे K1। तो PV इक्वल क्या हो जाएगा, K1, जो कि स्थिर ताप पर एक स्थिरांक है, जहाँ P व V गैस के दाब व आयतन है तथा K क्या है, एक स्थिरांक है। तब बॉयल के नियम को इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो एक और परिभाषा के रूप में उसको बताया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए आयतन व दाब का गुणनफल क्या होता है, हमेशा स्थिरांक होता है। इसका दूसरा और भाग दिया गया है कि गणितीय प्रश्नों को हल करने व दाब या आयतन में परिवर्तन करने हेतु हुए प्रभाव का अध्ययन निम्न अनुसार किया जा सकता है। तो P1 दाब पर गैस का आयतन यदि V1 है तो ताप को स्थिर रखते हुए दाब बढ़ाने पर आयतन घटकर V2 हो जाता है। तब जो बॉयल का नियम है वो क्या हो जाएगा, PV इक्वल P1 V1 इक्वल P2 V2। अब यहाँ से यदि हम P2 को इधर और V1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपको सूत्र मिल जाएगा। और यही आपका बॉयल का नियम का गणितीय रूप है।
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर 4 अंतर दिए गए हैं। पहला है आदर्श गैस समीकरण PV = RT का पालन करती है, जबकि वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च ताप पर ही इस समीकरण PV = RT का पालन करती है। दूसरा है आदर्श गैस का अस्तित्व नहीं है, और यहाँ वास्तविक गैस में क्या बदला जा रहा है, सभी गैसें वास्तविक है तथा आदर्श गैस व्यवहार में से कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। तीसरा पॉइंट है इनके गैस अणुओं का कुल आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में उपेक्षणीय माना जाता है। मतलब यदि कोई गैस है तो उसका आयतन को क्या मान लिया जाएगा, उपेक्षणीय मान लिया जाएगा, जबकि यहाँ इनके गैस अणुओं का आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते, यहाँ मानेंगे और यहाँ नहीं। और लास्ट पॉइंट है इनके गैस अणुओं के मध्य आपस में क्या होता है, आकर्षण नहीं होता है, जबकि इनमें क्या होगा, आपस में आकर्षण होता है, जिससे इनका दाब जो है आदर्श गैस के दाब से कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कर रहा है, 3.32 बार पर 5 डेसीमीटर त्रिघात आयतन घेरने वाली 4.0 मोल गैस के ताप की गणना कीजिए। ये आपको प्रश्न में नहीं दिया गया है, पर ये उदाहरण में दिया गया है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण आपको मालूम है, जो आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT होता है। अब यहाँ पर बार लिखा है, मतलब ये दाब है, ये आपका आयतन है, मतलब V का वैल्यू है। तो यहाँ पर बस उसी को लिखे देंगे, P = 3.32 बार, V = 5 डेसीमीटर त्रिघात। अब यहाँ पर घेरने वाली 4 मोल हो जाएगा, तो यहाँ N का वैल्यू जो है 4 हो जाएगा, और R का वैल्यू आपको दे दिया गया है यहाँ पर, और T का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये जो PV = nRT का सूत्र है वहीं पर रख देना है। तो P की जगह कितना रख देना है, 3.32 इस प्रकार से, V की जगह कितना रख देना है, 5 रख देना है, इक्वल जैसे का तैसा N का वैल्यू आपका 4 और R का वैल्यू 0.83 बार हो जाएगा, और T जैसे का तैसा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके इस 4 का इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और उसको इधर 75 कर देंगे, तो ये 22 में जाएगा बटे में, और डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा T = 50 या 50 केल्विन। अब ये आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है सेल्फ कर लेना है। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका भी आंसर जरूर बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 298 केल्विन पर अभिक्रिया 2A + B टेंड टू C के लिए डेल H बराबर है 400 किलो जूल प्रति मोल एवं डेल S का वैल्यू है 0.2 किलो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। डेल H एवं डेल S को ताप विस्तार में स्थिर मानते हुए बताइए कि किस ताप पर अभिक्रिया जो है स्वतः होगी। तो देखिए जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। इस टाइप के प्रश्नों के लिए डेल H का वैल्यू आपको दे दिया गया है 400 किलो जूल, तो इसको जो किलो जूल दिया है उसको जूल में परिवर्तित करेंगे। तो जूल में परिवर्तित करने के लिए हमको 1000 से गुणा करना है या 10⁻³ से गुणा कर देना है। वैसे ही डेल S का वैल्यू भी आपको किलो जूल में दिया गया है, तो इसको भी जूल में परिवर्तित कर लेना है। तो जूल में परिवर्तित करने के लिए इसमें भी आपको क्या करना है, 1000 से गुणा कर लेना है। इसके बाद स्वतः प्रवर्तित जो प्रक्रम है उसमें क्या होता है, डेल G जो है हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका जो सूत्र होता है डेल G का एंथैल्पी का डेल H - T डेल S, ये छोटा होगा 0 के जब स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस डेल S को इधर 75 कर देना है, तो ये हो जाएगा डेल H अपन डेल S, और इधर क्या बचेगा T। इसको इधर 75 करने के बाद तो T बड़ा होगा डेल H बाई डेल S से, तो डेल H का वैल्यू रख देना है इतना और डेल S का वैल्यू रख देना है इतना। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। तो 1000 और ये 2000 कटेगा 2 बार में, फिर 2 एकम और ये 2 दूनी। तो कुल मिला के आपका T जो है अधिक होना चाहिए 200 केल्विन से। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, 200 केल्विन के ऊपर प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा। यदि कोई अभिक्रिया जो है 200 केल्विन ताप के अंदर है तब तो वह स्वतः परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन यदि 200 से अधिक हो गया तो जो
अभिक्रिया है वो स्वतः परिवर्तित होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हेस का ऊष्मा संकलन का नियम जो है वो हमने यहाँ पर लेकर के आए हैं। हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या है? हेस का नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही विस्तार है, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम हमने पढ़ा कि ऊर्जा न उत्पन्न होगी न ही नष्ट होगी। तो इस नियम की सहायता से विभिन्न यौगिकों की संभावन ऊष्मा से अभिक्रिया की एंथैल्पी की गणना की जा सकती है। तो इससे एंथैल्पी की गणना की जाती है। और सन 1840 में G.H. हेज ने इस नियम का प्रतिपादन किया, और इसके अनुसार किसी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा क्या होगा? समान रहता है, चाहे वह परिवर्तन एक पद में हो या कई पदों में हो। मतलब चाहे एक पद हो या कई पद हो, हमेशा एंथैल्पी परिवर्तन जो है क्या होगा? समान रहेगा। या एक दूसरा परिभाषा आप दे सकते हैं यहाँ पर, किसी अभिक्रिया हेतु एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा स्थिर रहता है तथा यह अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब वो किसी भी पथ से हो सकता है, किसी भी रास्ते से हो सकता है। अब इस नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए बोला जा रहा है। तो एक उदाहरण यहाँ लिया गया है। उदाहरण में कार्बन दो विधियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कार्बन को हम दो विधियों से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला क्या है, कार्बन जो सॉलिड भाग है उसको ऑक्सीजन के दो भाग गैसीय परमाणु से या अणु से हम डायरेक्ट संयोग करके, तो डेल एच इक्वल कितना हो जाएगा, जो एंथैल्पी है वो हो जाएगा -393.5 किलो जूल। इस रूप में हो सकता है। या कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन अणु है, इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो डेल H1 का वैल्यू हो जाएगा -110.5 किलो जूल। और इस अभिक्रिया से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैसीय फॉर्म में बनेगा, और साथ ही 1/2 जो है ऑक्सीजन गैस बनेगा। अब ये दोनों अभिक्रिया करके वापस क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 393.5 किलो जूल है, यहाँ कितना है 110, और यहाँ कितना है 283। तो 110 और 283 दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और 100 300, और 83 और 10 93, तो कुल मिला के ये 393.5 किलो जूल जो है ऊर्जा दोनों ही रूप में आपका क्या होगा लगेगा। माइनस है, मतलब एंथैल्पी जो है हमेशा क्या होगा, निगेटिव होता है। अभी आपने पढ़ा, तो निगेटिव इसमें होता है जिसमें अभिक्रिया जो है क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। अब इन दो तरीके से बनाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यहाँ पर पथ 1 और पथ 2 के रूप में आपको बता दिया गया है। तो पथ 1 सीधे ऑक्सीजन के साथ दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो C+O2 ये CO2 बन गया, और इसमें -393.5 किलो जूल ऊर्जा जो है मुक्त होती है। इसके बाद इसका पथ 2 आपको दिया गया है। तो पथ 2 जो है वो क्या हो जाएगा, उसको दो रूपों में आपको बताया गया है। तो उसका जो पहला रूप है वो आपने देख लिया। तो दूसरा रूप क्या हो जाएगा, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए कार्बन प्लस 1/2 ऑक्सीजन अणु, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फिर ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ H1 -110.5 किलो जूल, और ये H2 हो जाएगा -283.0 किलो जूल। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये उतना ही आएगा। अतः दोनों पथ में एंथैल्पी परिवर्तन जो है क्या होता है, समान होता है। चाहे पहले पथ से आप बनाइए कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे से, दोनों में क्या होगा, समान होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा है उसमें बोला गया है कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में 3 अंतर लिखिए ए पॉइंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा है निकाय से ऊर्जा वातावरण को स्थानांतरित होता है, इसमें हमेशा ऊर्जा कहाँ जाता है, वातावरण में जाता है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और उत्पादों की कुल एंथैल्पी अभिकारकों की कुल एंथैल्पी से हमेशा कम होता है, ये तीसरा अंतर हो जाएगा। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। ये तो हुआ ऊष्माक्षेपी। अब देखते हैं ऊष्माशोषी।
तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ क्या होती है? इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, उसमें उत्पन्न होता है, इसमें अवशोषित होता है। अतः वातावरण से ऊर्जा निकाय की ओर जो इसमें वातावरण से ऊर्जा लेते हैं और उसमें देते हैं। इसमें कुल एंथैल्पी अभिकारों के कुल एंथैल्पी के मान से अधिक होता है, उसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है। प्लस साथ ही ये क्या होता है? धनात्मक होता है, और जबकि वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से 4 अंतर हो जाएंगे। इसके बाद इसका बी पॉइंट देखते हैं। अथवा में बोला गया है आंतरिक ऊर्जा को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भाई किसी भी परिवर्तन के अंतर्गत उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो अब इसका मापन या अलग अलग तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।